हमारे कार्यक्रम मणि की बात सुनीत के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं मणि और आप हैं मेरी पत्नी सुनीत। और हमारे खसूसी मेहमान आज श्री दिग्विजय सिंह हैं, जो कि कांग्रेस के शायद सबसे वरिष्ठ नेता हैं। और इत्तफाकन मैं राजीव गांधी के दफ्तर में जॉइंट सेक्रेटरी बना उसी साल में, जबकि दिग्विजय जी मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बने 1985। तो गिनकर देखिए 40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और ये कह सकते हैं कि हम वरिष्ठ नेता न हों तो कम से कम बुजुर्ग नेता हैं। तो इस आधार पर हमारी चर्चा होगी। मेरा पहला सवाल, आप क्या क्या बिंदु हमारे सामने रखना चाहते हैं कांग्रेस में सुधार लाने के लिए और उसको पुनर्जीवित करने के लिए और सक्षम करने के लिए, और वाकई एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि देश भर में फैला हो, उसको करने के लिए आपका क्या राय है? धन्यवाद मणि। सुनीत भाभी जी, आपने मुझे चुना आपके पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी आज भी ऑल्टरनेट है नेशनल लेवल पर देश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जो हर प्रदेश में आपको मिल जाएगी। कहीं हम लोग नंबर 1 है, तो कहीं नंबर 2 है, कहीं नंबर 3 है, कहीं नंबर 4 है। ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हालात हैं वहाँ की स्टेट लीडरशिप के आधार पर। बेसिकली बात आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, आशुंगिक संगठन कहते हैं उसको, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए, पॉलिटिकल विंग मान के चलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 1925 से लेकर आज तक उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनका एक मुख्य लक्ष्य है, वो है हिंदू राष्ट्र, और उसमें वो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उनका संगठन हम लोगों से कहीं आगे है। नंबर 3, उनके कमिटेड प्रचारक हजारों में आज हैं, लाखों में तो नहीं मैं कहूँगा, हजारों में है, जिन्होंने कि अपना जीवन पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दे दिया। उन्होंने शादी भी नहीं की, कुंवारे रहे। नंबर 4, उन्होंने पूरे देश में लगभग 150 से ज़्यादा संगठन तैयार खड़े कर दिए हैं। ये भी एक अजीब चौंकाने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपंजीकृत संस्था है, अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिस पर कोई नियम, कोई कानून, ना मेंबरशिप, कुछ नहीं हो सकती। आप वो कुछ भी करते रहे, उनको आप कहीं पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पास ना तो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ना उनके पास कोई फाइलें हैं, कुछ पूरी ना मेंबरशिप है। कोई पकड़ा भी जाता तो कहते हैं वो हमारा मेंबर नहीं है। जब मेंबरशिप ही नहीं है तो नाथुराम गॉडसे के बारे में उन्होंने ये कहा था। जी हाँ, जबकि बात वह है कि आपकी जब रजिस्टर्ड संस्था नहीं तो मेंबरशिप नहीं है, जब मेंबरशिप नहीं तो मेंबर कहाँ से हो जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है और उनका जो पॉलिटिकल एक एजेंडा है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। इस वजह से वहाँ जो पॉलिटिकल क्लैरिटी आरएसएस में, उस समय जनसंघ में, फिर भारतीय जनता पार्टी में है, उस तरह की पॉलिटिकल क्लैरिटी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट की पार्टी रही है। आज़ादी के पहले हर वर्ग के लोग जो आज़ादी दिलाना चाहते थे, और अधिकांश उसमें पढ़े लिखे लोग थे, वो लोगों ने एक आज़ादी की लड़ाई एक मूवमेंट की तरह लड़ी। वहाँ संगठन तभी तैयार नहीं किया गया। और महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस पार्टी ये केवल कुछ शहरों में कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी हुआ करती थी, उसको पूरे देश में घर घर पहुंचा दिया। और 4 आना का मेंबरशिप थी। हाँ, बात वही है कि उन्होंने इस प्रकार से काम किया, उसमें सोशल इश्यूज भी लिए
अब सबसे बड़ा सोशल इशू तो उनका छुआछूत था, और इसी तरह से उन्होंने अपना ये तय किया कि हमारा भारतवासी जो है मिल का बना कपड़ा नहीं खरीदेगा, वो खुद सूत कातेगा और हैंडलूम से कपड़ा बनाएगा। तो एक ये नया एक रचनात्मक तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नया स्वरूप दिया, और इसीलिए उसके बाद आज़ादी के बाद उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी का हम सब संगठन नहीं बनाएंगे, हम लोग रचनात्मक काम करेंगे। ये 1947 में हुआ। हाँ। अब तब से लेकर बाद तक, 47 से लेकर आज 2025 तक अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का सफर, सन 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उनका नुमाइंदा ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए थे, ढेबर बन गए थे, यूएन ढेबर बन गए थे, उसमें कामराज फिर बाद में बने, कई लोग कामराज बने। बने। तो उसमें बेसिकली जो संगठन निर्माण का एक समय था, वो संगठन हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ। और स्टेट लीडरशिप जो थी, क्योंकि कांग्रेस का माहौल था, कांग्रेस का एक पॉपुलैरिटी थी, उसकी वजह से वहाँ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सेंट्रिक कांग्रेस पार्टियां बन गई हमारे राज्यों में, सभी राज्यों में। सभी राज्यों में। और इसीलिए ये चलता था कि उस समय जो लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेज देती थी, उसमें एक दो कोई चेंज होते थे, बाकी वो की वही लिस्ट क्लियर कर दी, वही एक कैंडिडेट्स का लिस्ट, उम्मीदवारों की लिस्ट। लेकिन कभी भी संगठन को उस प्रकार का रूप देना हम लोगों के सामने नहीं आया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जबकि पार्टी का विभाजन हुआ और सिंडिकेट एक तरफ चली गई। मैं आ रहा हूं उसमें। लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन उनका अनुभव संगठन का था, और शायद अगर वो ज़्यादा दिन रहते तो संगठन पर अधिक ध्यान दे पाते। उसके बाद इंदिरा जी आई, और इंदिरा जी को जो एक पुराना संगठन का एक जो जिस सिंडिकेट कहा गया, जो रीजनल कांग्रेस की लीडरशिप जो हर स्टेट में थी, उन्होंने इंदिरा जी को स्वीकार नहीं किया, और वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे। इंदिरा जी की वो शख्सियत थी जिसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता था, और इसलिए हमने देखा कि पूरे देश में एक विभाजन की स्थिति बनी। जब बीबी गिरी साहब का चुनाव हुआ, तो उसमें जो संगठन था वो चला गया अगेंस्ट इंदिरा जी, लेकिन इंदिरा जी के पास पूरी जनता का समर्थन था, नए लोग समर्थन दे रहे थे, और उन्होंने दो उनके नारे उस समय थे, हम गरीबी मिटाना चाहते हैं और ये हमें हटाना चाहते हैं। वो इंदिरा को आप बताइए। हम कहते हैं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। फिर साथ में उन्होंने दूसरा एक बड़ा जबरदस्त एक नारा दिया था, न जात पर न पात पर, मोहर लगाओ हाथ पर। ये दो नारे 71 में जो लगे, उसमें हम लोगों को एक अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की। 2/3 नहीं, तकरीबन 3/4। वो 1980 की बात, 1971 की बात है। 1971 में वो फिर आई। अब उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, वो इतिहास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी और एंटी कांग्रेस लोग थे, उसमें हमारे कुछ सीनियर लीडर्स भी शामिल हो गए, और जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक मास मूवमेंट बन गया। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जबकि नेहरू जी से पूछा गया था कि आपके जाने के बाद किसको आप चाहेंगे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम दिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण तब तक अलग चले गए थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी कभी सत्ता के भूखे नहीं थे। उनको कोई ये बात नहीं कि उनको ऑफर ना किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े निकट थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जो थे, अपनी विचारधारा थोड़ी उनकी समाजवादी थी, सोशलिस्ट थी,
और जयप्रकाश नारायण उनके पारिवारिक सदस्य माने जाते थे और इंदिरा जी उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। बहुत। लेकिन उस समय कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें मजबूरी में इंदिरा जी का विरोध करना पड़ा और उसके बाद जनता पार्टी का एक माहौल बना, एक मूवमेंट बना, एक हवा चली और उसमें विशेष तौर पर परिवार नियोजन जो चालू हो गया था 75-77 के बीच में, कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरे नॉर्थ इंडियन बेल्ट में साफ हो गई। लेकिन दक्षिण भारत में हम लोग चुनाव जीत के आए। हाँ, हमेशा। आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, क्योंकि करुणानिधि से समझौता हो गया था। तो ये बात सामने आई कि 77 में एक मास मूवमेंट ने हमको हटा दिया। अब उसके बाद जनता पार्टी तो एक कलेक्शन ऑफ फ्यू, हाँ, बिखर गई। तो वो और जनसंघ भी उसमें शामिल हो गई थी, जो आरएसएस ने पूरा सपोर्ट किया जनता पार्टी को। लेकिन फिर बिखरने में जो उसमें 2 पार्टी मेंबरशिप का जो इशू आया कि जो आरएसएस में है वो हमारी जनता पार्टी में नहीं हो सकता, उस बात को लेकर जनता पार्टी टूटी और फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनसंघ को मर्ज कर दिया गया था, 1980 में वापस इंदिरा जी आ गई जी। तब संजय गांधी ने संगठन को संवारना शुरू किया। मैं उस समय विधायक चुनकर आ गया था 77 में और मैंने मेरा राजनीतिक जीवन जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में शुरू किया सन 72 में और फिर मैं एमएलए बन गया 77 में। जनता पार्टी की लहर थी लेकिन जनता का विश्वास मुझे मिला और मैं कांग्रेस का एमएलए बन गया। मैं करीब 30 साल का था उस समय। तब संजय गांधी जी ने मुझे प्रदेश युवा कांग्रेस का संगठन मंत्री बना दिया। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था। हाँ। और संजय जी की बड़ी मुझ पर कृपा थी। लेकिन संजय जी के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो बिल्कुल उनको गलत तरीके से सब प्रस्तुत की गई हैं। वो व्यक्ति ऐसे थे जो अनुशासन के बड़े प्रिय थे और बहुत ही मेहनती थे। लेकिन होता ही है, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो कि झूठी सच्ची बातें करके गलत इमेज बनाई जाती है। लेकिन कुछ तानाशाही भी करते थे। देखिए बात यह है, इसको आप तानाशाही कहिए या एक पॉलिटिकल लीडरशिप कहिए, इसको दोनों तरफ से देखा जा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कभी तानाशाही का उन्होंने बहुत इसका सलूक नहीं किया। बहुत ही हम लोगों के साथ, मेरे साथ और हमारे जनरेशन के साथ उनके बड़े संबंध थे और इंदिरा जी की बड़ी कृपा थी। 80 में सरकार हमारी बनी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका एयर क्रैश में डेथ हुई और उन्होंने संगठन संभालना शुरू कर दिया था। ही हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऐसी से। तो एक बार फिर वो मौका था संगठन बनाने का, हाथ से निकल गया। ये देखिए, उसके बाद इंदिरा जी चली गई, राजीव गांधी ने संगठन संभालना शुरू किया, तो फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए। हाँ, एक बार फिर मौका था संगठन बनाने का, उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरे प्रदेश में हमारी जनरेशन के लोगों का टैलेंट स्काउटिंग कराया था, जिसमें कि मैं भी उसमें शामिल था, वन ऑफ द पर्सन चोजन फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मुझसे, मैं मिनिस्टर था उस समय अर्जुन सिंह जी कैबिनेट में, मुझसे कहा दिग्विजय तुम क्या करोगे? मैंने कहा आपके साथ काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम मिनिस्ट्री छोड़ दोगे? मैंने कहा आज ही छोड़ देंगे। तो बड़े खुश, नहीं ठीक, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ काम करना, ठीक है। ये सन 85 की बात? सन 83-84 की बात। अच्छा, दिस इज बिफोर आई वाज मेड द पीसीसी प्रेसिडेंट। हाँ, अच्छा। फिर 84 दिसंबर में मुझे पार्लियामेंट का चुनाव ला दिया गया और वो ऐसी पार्लियामेंट सीट थी जहाँ 1952 से लेकर 1985 तक कभी कांग्रेस जीती नहीं थी। हिंदू महासभा और जनसंघ जीतती चली आ रही थी। तो खैर वहाँ से मुझे जीता। ग्वालियर के बगल में है। ये गुना के बगल में राजगढ़ पार्लियामेंट सीट थी, उसमें राजगढ़ और विदिशा। एक जो देखिए बात यह है कि ग्वालियर जो मध्य भारत रीजन था हमारा मध्य प्रदेश का, जो कि ग्वालियर रियासत में था और इंदौर ग्वालियर रियासत में था, उसमें हिंदू महासभा बड़ा एक स्ट्रांग मूवमेंट था। और हिंदू महासभा यानी जनसंघ, जिस पिस्तौल को नाथूराम गॉडसे को दिया गया, वो ग्वालियर में दिया गया। और मैं भूल गया उनका नाम, पुरंदरे थे या कुछ, नहीं उनका नाम। और आगे बढ़िए। तो वो
ये बताया जाता है कि ग्वालियर स्टेट आर्मी के एक जनरल जोशी हुआ करते, उन्होंने दी थी, और एक महाराष्ट्रियन जेंटलमैन थे जिन्होंने वो पिस्तौल जो थी इसको गॉडसे को दी थी। पी से नाम था उनका, भूल रहा हूँ ना। तो उस समय संगठन का 85 में यहाँ आ गया, तो उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और उसी समय पर जिस दिन अर्जुन सिंह से बताया गया कि आप पद छोड़ो और गवर्नर बन जाओ पंजाब में, उसी दिन मैं राजीव गांधी के ऑफिस में आया और मुझको ये काम दिया गया था कि मैं जो उनके दौरे थे उनका इंतजाम करूं, और आपसे प्रभावित होकर, जबकि राजीव आए थे मध्य प्रदेश, मैं आपके साथ दोस्ती कायम करने लगा। और दिल्ली लौटने पर माधवराव सिंधिया ने मुझको अपने घर बुलाया और कहा कि सुनने में आया है कि तुम और दिग्विजय सिंह बहुत करीब हो गए हो। तो मैंने कहा हाँ हम तो उन्होंने कहा कि खबरदार, वो बहुत दुष्ट आदमी है और मुझे छोड़ो। तो एक और पॉइंट में आपके जो कहना है उससे जोड़ना चाहता हूं कि ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया, वो भी ग्वालियर से जीतती थी और आपको उस माहौल में जितवाना था और आप जीत गए। बात मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। सिंधिया परिवार चूंकि हिंदू महासभा के सपोर्ट में था, तो इसलिए 1952 में तो वो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी के पिता महाराज जीवाजीराव सिंधिया से बात करके विजयराजे सिंधिया जी को कांग्रेस में शामिल किया, और 1957 में उनको ग्वालियर से कांग्रेस का टिकट दिया। अच्छा। हाँ। और वहाँ से वो कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट बनी। फिर 1962 में उन्हें गुना से पार्लियामेंट का चुनाव दिया, आपके हमारे चुनाव क्षेत्र से। अच्छा, तो हिस्टोरिकली सिंधिया परिवार और हमारे परिवार 8 जनरेशन तक हम लोगों का एक था। मजेदार कहानी है, लेकिन हमें अभी समय नहीं है उसको अलग इतिहास है। लेकिन सहयोग देखिए, संजय गांधी जी ने मुझसे कहा, क्योंकि 77 में वो नेपाल चले गए थे, 75-70 के बीच में, और राजमाता सिंधिया अरेस्ट हो गई थी। तो वो उस समय उन्होंने जनता पार्टी के एमपी थे माधवराव सिंधिया जी, तो उन्होंने इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट हो गए थे जी। और 1977 का चुनाव वो गुना से एज एन इंडिपेंडेंट लड़े थे। अब उस समय मैं वहाँ का एक अकेला एमएलए था कांग्रेस का, और वो चूंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, संजय गांधी जी का इशारा था कि तुम उसके साथ रहो, तो मैं उनके साथ दौरा करता था। 1979 में बनी, मुझे संजय गांधी जी ने कहा, अर्जुन सिंह जी और हम दोनों को बिठाया। विजयराजे सिंधिया जी चुनाव लड़ रही थी इंदिरा जी खिलाफ रायबरेली से। ठीक है। तो मुझे कहा कि दिग्विजय, तुमने माधवराव सिंधिया के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, मैं तुमको ये टास्क दे रहा हूँ। और संजय जब कहता था टास्क दे रहा हूँ तो तुम करो, नहीं तो जाओगे तो मरोगे, कि तुमको माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लाना है, तुम करो। मैंने कहा संजय जी आसान का नहीं, तुम कर सकते हो, जाओ। आई वॉज सेंट टू मुंबई में जाके मैं उनसे मिला, माधवराव जी सिंधिया से, और उनको मैंने कन्विंस किया कि आप कम से कम एक बार इंदिरा जी से मिल लो। तो वो तैयार हो गए, और फिर यहाँ दिल्ली में उन्होंने, संजय गांधी जी ने उन्हें इंदिरा जी से मिलवाया, और अर्जुन सिंह जी और हम दोनों साथ थे। और 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा। उन्होंने सारे कांग्रेस जो उनके समर्थक थे माधवराव सिंधिया जी के, उनकी पुरानी ग्वालियर रियासत की सबसे राय ली, और वो उन्होंने तय कर लिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। शाबाश। अब वो कांग्रेस में ज्वाइन तो कर लिया, फिर उनसे कहा गया कि आप उनकी मदर राजमाता सिंधिया के खिलाफ जाके प्रचार करिए रायबरेली में इंदिरा जी के पक्ष में। तो वो गए, उन्होंने प्रचार भी किया, तो उसका लाभ भी उनको मिला। 1980 में वो कांग्रेस से गुना से जीतकर मिनिस्टर भी बने। तो अब ये बात आती है 1985 की। एक दिलचस्प कहानी बताना चाहता हूँ कि माधवराव ने, जब मैं कांग्रेस में था, मतलब कांग्रेस का एमपी था, माधवराव ने मुझसे कहा कि 2004 की बात है कि यदि हम जीत कर आए तो कौन सा मिनिस्ट्री मैं लूँ। मैंने उनसे कहा कि आप
कोई भी मिनिस्ट्री लीजिए। 2004 में तो डेथ हो गई थी, 2002 में। हाँ? 2002 में उनकी सॉरी, डेथ हो गई थी। मेरे ख्याल में 99 की बात है। हाँ, तो 91 जब की बात है। हाँ 99 की बात है ना, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री चाहता हूँ। मैंने कहा तौबा तौबा, आप ही के परिवार ने पानीपत में हार गए और आपको कैसे हम डिफेंस मिनिस्टर बना गए। लेकिन इसके बजाय नाराज होने का, वो हंसने लगे और ऐसे हंसे कि उनको कहना था कि हाँ उस समय हम हार गए थे अब्दाली से, लेकिन अब मैं जो हूँ, मैं रक्षा मंत्री बनना चाहता हूँ। अफसोस की बात है कि ये बहुत ही नेक आदमी बहुत नेक है। का इंतकाल हुआ। वाकई, वाकई। और वैसे मैं आपको बताऊं, लोग बाग और हाँ, मुझे उसी हवाई जहाज में जाना था कानपुर। ओहो, और फिर आखिरी मिनट पर हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जगह नहीं है। आखिरी मिनट पर शीला दीक्षित ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो माधव भूल गए कि मैं इंतज़ार में था। तो शुक्र है कि हवाई जहाज चढ़े। खुदा ने कहा कि मुझे मणिशंकर नहीं चाहिए और मुझे माधवराव चाहिए। एक बात बताऊं आपको, माधवराव सिंधिया बेहद नेक इंसान थे, बेहद। वो ठीक है, राजनीतिक हमारे वो थोड़ा बहुत, बिकॉज दोनों हम एक ही इलाके से आते थे, लेकिन कोई भी ऐसा इशू आता था तो हम दोनों बैठ के उसका हल निकाल लेते थे। अच्छा। और हम दोनों बिल्कुल गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप रही, और मुझे कभी कोई दिक्कत उनके साथ नहीं हुई। तो इसलिए जो भी माधवराव जी के साथ मेरे संबंध रहे हों, आपसे जो माधवराव जी से ने बात कही हो, वो अपनी जगह। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है 1984 में जो राजीव गांधी जी का और सोनिया जी का पहला दौरा हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं उनके साथ था। आप उनके साथ थे। और लोगों को अजीब लगा कि एक फॉरेन सर्विस का अफसर हाँ। ऐसे राजनीतिक दौरे का इंतजाम भी कर रहा है और राजीव जी के साथ है। एक्चुअली ये बताऊं आपको मैं, हम दो जगह पर एक कमरे में रहे। बस्तर में, डू यू रिमेम्बर? हाँ। अच्छा, मैं सुबह में उठा तो देखे कि मनी तो सुबह उठ के कोई पता नहीं लिखा पढ़ी में कर रहे। मैंने कहा भैया ये आदमी तो बड़ा वैसा है कि सुबह हमारी नींद नहीं खुली तो उठ के अपना सारा काम कर रहा है। ये आप नहीं जानते थे कि उस रात हाँ, सुबह 5 बजे तक मोतीलाल वोरा मेरे साथ बैठे और उन्होंने कहा कि जब राजीव जी जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे अब पता नहीं कितने करोड़ रुपए का कोई इंतजाम करेंगे। अब वो प्रधानमंत्री बने गए और मैं उनसे नहीं बात कर सकता, और 5 बजे तक वो मुझको मुतमैन करने में लगे थे। और उसके बाद आने वाले 40 साल में पता नहीं कितने मर्तबा वो हंस हंस कर कहते थे कि मैं मणि के साथ बैठा अर्धरात्रि से लेकर सुबह होने तक, लेकिन अंत में मैं उनको मुतमैन नहीं कर पाया। ऐसी ईश्वर का एक प्रकोप रहा कि जब राजीव गांधी संगठन बना रहे थे, हम लोग सब पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, उसी समय उनके साथ ये घटना हो गई। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो आपका पॉइंट है वो हो चुका है। आपका मतलब है कि ये जो संगठन की बलहीनता है वो अरसों से चलते आ रहा है, ये राहुल गांधी के ज़माने में नहीं शुरू हुआ। और हमने ऊपर ऊंचे स्तर की कांग्रेस की बात की है। मैं सुनीत से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं 7 इलेक्शन लड़ा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हर इलेक्शन में आप मेरे साथ रही, और बहुत, हालांकि तमिल नहीं जानती थी, इतना तमिल तो वो सीख चुकी थी कि सबसे कहे जो कि पैसा मांगने के लिए आते थे कि पैसा नहीं है, हाथ को वोट दीजिए, ये तमिल में कहती थी। अब क्योंकि न्यूट्रल थी, उनका जो कहना है बूथ लेवल पर जिस स्तर पर हमारी पार्टी बहुत कमजोर है, उसके बारे में आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जो मैंने ज़मीन में देखा है, ज़मीन पे माइलाडुथुरै जो मनी की कंस्टिट्यूंसी थी, 1991 में ये पहली इलेक्शन लड़ने गए, और वहाँ हम वैसे तो कैंपेन 1-2 महीने का होता है, लेकिन राजीव जी की हत्या हो गई तो कैंपेन रुक गया और फिर शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में हम 3 महीने से ज़्यादा वहाँ रहे। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ बूथ लेवल पे सिर्फ मेरे ख्याल में 50% बूथ के लिए भी लोग नहीं थे कांग्रेस के। तो
अलायंस ना होती तो कोई चांस नहीं था, क्योंकि बूथ लेवल इज सो क्रिटिकल। तो ये सबसे बड़ी सिरदर्द थी। दूसरी सिरदर्द ये थी कि ये मुपनार जी की पार्टी उन्होंने अलग पार्टी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहीं रहते हैं और उनके घर बहुत कुंभकोणम में भी है, पापनासम में भी है, सुंदर पेरुमाल कोविल में है। तो वो उस समय हमारा अलायंस एआईडीएमके के साथ जी था। हाँ जी हाँ हाँ, मगर जो मुपनार का गुट था वो इतना जबरदस्त कैंपेन अगेंस्ट द कांग्रेस कैंडिडेट हु वाज मनी, तो वो स्लोगन शाउटिंग, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूटिंग, एंड देयर पीपल वुड नेवर जॉइन इन द मनीज कैंपेन। वो अपना अलग वो तो अपोज कर रहे थे। सो दिस ग्रुपिज्म तो बहुत ही रद्दी चीज़ है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, कोई उनको यूनाइट ही नहीं करता है। और जब उनका गुट कांग्रेस में वापस आया तब भी उनका जो फॉलोअर्स थे वो कभी नहीं हमारे साथ आए। बस जी के तब भी वासन वो रहा, सड़कों लेकिन बाकी नहीं। पे उल्टे नारे लगा के चलते थे। यहाँ ये तक कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि जबकि जी के वासन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए तो डीएमके के जो लीडर थे उन्होंने इनसे कहा कि आपके उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा कि मणिशंकर। उन्होंने कहा आप जानते हो कि मूपनार जी के जो फौज है वो हर जगह जाकर ये कह रहा है कि आप किसी को वोट दीजिए लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को मत दीजिए। तो फिर इसका क्या मतलब निकला? तो संगठन का कोई वैल्यू ही नहीं था, कुछ नहीं एट द ग्राउंड लेवल, ऊपर से थे। दूसरा, ये जब अलायंस करते हैं तो वो अलायंस जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पे उनको साथ नहीं ले जा सकते। वो अपना कांग्रेस के अलग रहते हैं, डीएमके या एआईडीएमके अलग रहते हैं। और जब उस वक्त 91 में जयललिता जी थी, एक ही एआईडीएमके था और जीत हो गई कांग्रेस के साथ, तो 2 महीने के अंदर, और मुझको 1.5 लाख वोट से मैं जीता। अच्छा, तो 2 महीने के अंदर मैं वापस कंस्टिट्यूंसी गई और हर एक लेवल पे, हर एक गांव में जो कांग्रेस वर्कर था मुझे मिलने आते थे, तो वो मुझे कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत। मैंने कहा क्यों, जीत गया, क्यों दुखी हो? क्योंकि ये जो एआईडीएमके है हमें कोई पोस्ट नहीं दे रहा, कोई हमारा महत्व ही नहीं जानते हैं, वो हमें बिल्कुल एक तरफा छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मैकेनिज्म हो, आजकल तो अलायंस पॉलिटिक्स ही चलती है, जिससे आप अपने वर्कर्स और जिसके साथ अलायंस करते हो उनके साथ मीटिंग शुरू करो इलेक्शन कैंपेन से पहले, उनकी दोस्ती कराओ, उनको ओरिएंटेशन, उनका पर्सपेक्टिव बदलिए कि वो इलेक्शन के बाद भी इकट्ठे जुड़ के काम करें। वो है ही नहीं, ये बहुत समस्या है। एक चीज मैं कहूं, यदि मैं 3 बार जीता और 7 इलेक्शन लड़ा तो जीतने का कारण मैं नहीं था, मेरे पीछे आप थे। ऐसी कोई और बात नहीं इसलिए उन्होंने देखा कि जमीनी तौर पर क्या होता है, बताया है। आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, बात, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बड़ी ज़मीनी बात करी है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कांग्रेस जो है लीडर स्पेसिफिक पार्टी हो गई, वहाँ कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वहाँ कांग्रेस के लीडर्स का उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। यही कमी है। जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में उस समय छत्तीसगढ़ भी था, तो श्यामाचरण जी के लोग थे, विद्याचरण जी के लोग थे, चंदूलाल चंद्राकर जी के लोग थे, फिर राजा ये तो कमलनाथ के लोग सिंह जी के लोग थे, कमलनाथ मोतीलाल वोरा जी के लोग थे, सिंधिया जी के लोग थे, कुछ हमारे लोग थे। तो ये कांग्रेस जो है कभी एक होमोजेनियस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। गांधी के जमाने में कांग्रेस को बानियान ट्री बताया जाता था। हाँ। क्योंकि हर एक आ सकता था चारा नहीं देख। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी एक इट वाज अ कोalition ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स। और वही जो आप बात बता रही हैं कि वहाँ एआईडीएमके और कांग्रेस के वर्कर्स में आपस में तालमेल कोई नहीं था। तालमेल नहीं। तो वही तालमेल कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे समझ लीजिए ग्वालियर चंबल संभाग में माधवराव सिंधिया थे, उनके वर्कर्स भी थे, मेरे वर्कर्स भी थे।
उनको साथ बैठा के बातचीत कराना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। फिर दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट। मेरी बात दूसरी है, टुडे हम लोगों का आज काऊ बेल्ट में जो हम लोगों का इलाका है उसमें चैलेंज किसका है? आवर बिगेस्ट चैलेंज इज द आरएसएस। आरएसएस इज एन सिवाय तमिलनाडु में। देखिए, आप आगे No, he's talking about the cow bell. I know. साउथ की अभी बात मैं शुरू नहीं बस की। ये कहकर आप आगे बढ़िए। देखिए बात यह है, आरएसएस कहाँ स्ट्रांग है? मध्य प्रदेश इज द नर्सरी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नाउ छत्तीसगढ़, देन यूपी अब हो गया है, यूपी नहीं था। इस तरह का एक उत्तराखंड। हाँ, एक नॉर्थ इंडिया में आरएसएस इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, वहाँ पे द्रविडियन मूवमेंट आपका बड़ा स्ट्रांग रहा, तो वहाँ तो कभी ये जा ही नहीं सकती। उधर केरल में भी लेफ्ट और यूडीएफ का एक बीच में वो आ नहीं सकती। लेकिन साथ में ये पूरा बेल्ट जो है आज आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है रिद्धि जी, ये अभी बहुत मजबूत है और ये घर घर घुसा हुआ है। एंड यू नो देयर वे ऑफ वर्किंग इज वेरी सिंपल। वो कभी भी आंदोलन नहीं करते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, कोई रैली नहीं करते, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करते, वो जनसंपर्क करते हैं। और आपसे कहेंगे अरे मणिशंकर जी आप तो बड़े भले आदमी, हमको चाय कभी पिलाने बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? हाँ साहब आइए। फिर चाय पिलाने के नाम पर आपको आएंगे वो, और घर में आपको इतना कन्विंसिंगली माइंड पॉइजन करेंगे कि आप ये मान के चलिए इन्होंने पूरे भारत में उनके द्वारा ये कन्विंस कर दिया है कि मुसलमान 4 पत्नियां रख सकते हैं, बीवियां रख सकते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, तो वो 2045 तक बहुमत हो जाएगा और हिंदू अल्पमत में हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। क्योंकि जनसंख्या का जो सेंसस रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो मुस्लिम्स का डिक्लाइनिंग ट्रेंड हिंदुओं के पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड से ज़्यादा तेज है। और मैं समझता हूँ कि 2.6 लास्ट 2011 में देवर 2.6 वी वर अबाउट 2.1 और 2। तो आज तो मैं समझता हूँ कि वी विल बी ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज the pace at which Qureshi has established that. an excellent book that excellent. Qureshi. So मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आज उनके लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चल रही है उससे आप हमको तो उसका हल निकालिए ना। हल निकालने का रास्ता हमारे पास है। और इसीलिए बेलगावी कांग्रेस में 2 निर्णय लिए गए थे इंपॉर्टेंट। नंबर 1, संगठन सृजन, building up of the organization, and it is a part of the resolution of Belgavi December 2024 that we have to build up the organization from the Pradesh Congress, the AICC down to the booth, जो आपने बात कही है। अब आप समझ लीजिए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल एजेंट्स के बारे में बात की है। इसकी पहले कभी बात ही नहीं होती थी। पहले तो हम जब बीजेपी की बात करते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे पोलिंग बूथ एजेंट। Polling booth agent is the agent during for the polling day. Now booth level agent is for the as a political person for our vote registration. Voter list वो गली गली जा सकता है। हाँ, वो तो that is the way to counteract the other side. Absolutely. This is only in the last few years that we have realized the importance of appointment of booth level agents. क्योंकि आपके समय में भी आपने कभी बूथ लेवल एजेंट बनाए नहीं होंगे। कोशिश बहुत की थी। नहीं, बूथ लेवल एजेंट अलग है, पोलिंग बूथ एजेंट अलग है। मैं महीने पहले वहां जाकर हर क्षेत्र में जाकर लोगों को जोड़ता था बूथ एजेंट बनने के लिए। और जबकि ऐन वक्त आया तो लिस्ट जो तैयार करते हैं अपने ही रिश्तेदारों के लिस्ट को तैयार करके आप जैसे ऊंचे के स्तर के कांग्रेस लीडर्स को गुमराह कर देते हैं कि हम मजबूत हैं, जबकि उनकी पत्नी, उनकी बेटे, उनके मामा, उनके ड्राइवर, ऐसे लोगों को वो शामिल करते हैं और कहते हैं कि ये बूथ एजेंट बन गए। और इसलिए आखिरी मिनट पर हमने तो 3 महीने 4 महीने इसी को करने में लगा हूं। लेकिन जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ये लोग सोचते हैं कि हम तिरुपति चले जाएंगे या अपनी सास के यहाँ पहुंच जाएंगे, और वो बूथ में नहीं होते।
वो खुदा ऑपोजिशन पार्टी से पैसे ले लेते हैं। अच्छा नहीं तो मगर फिर आपके जो कार्यकर्ता हैं इतने कच्चे क्यों हैं कि वो 500 रुपए इधर उधर से बिक जाते मैं फिर आपसे मगर बात एक और बात है हमने जब ये कह रहे ना 4 महीने पहले ऐसे कई महीने पहले बूथ लेवल वर्कर्स की लिस्ट बनाई, बात किया, नाम फाइनल किए। जब इलेक्शन शुरू हुई पोलिंग के कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा वो मुपनहर के गुट में चले गए, ओवरनाइट उनके एजेंट बन गए। हमने इनकी यहाँ तैयारी की। सो ये ग्रुपिज्म डिजीज, दिस इज नॉट ग्रुपिज्म, इट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ ओरिएंटेशन। एक और चीज मैं जोड़ Orientation, दूं, very एक और चीज में जोड़ दूं, ये कोई लैक ऑफ ओरिएंटेशन नहीं है। मूपनार ने अपना एक बगावत चलाया कांग्रेस के खिलाफ और मैंने उनका निंदा किया और दिल्ली आने पर मैं एक वरिष्ठ लीडर से मिला शिकायत करने के लिए और उनका जवाब रहा कि सोनिया जी को आप क्यों नहीं बताते। तो मैंने कहा कि आप मेरा अपॉइंटमेंट करवाइए और फिर सोनिया जी ने मुझसे कहा कि मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं। तो इसलिए वो पुरानी ऐसी बात चीज होती है। नहीं, मैं आपसे जो बता रहा हूँ, बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने कभी ऑर्गेनाइजेशन को महत्व नहीं दिया और थोड़ा सा राहुल गांधी जी भी इस मामले में हमेशा हमारी जो बात होती थी वो हमेशा कहते थे, दिग्विजय जी, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ मूवमेंट, सो लेट अस बिल्ड अप द मूवमेंट and the movement will follow the organization. I said no. I said, listen, to sort of generate or trigger off a movement, you need an organization, and to convert a movement into political this thing board, results. उसमें that needs an organization. But see, Rahul Gandhi, he did his bit to build a movement, that Padayatra through the country. I must confess also, for the first time, there's a political leader in AICC and in the Congress party at the national level who has taken on the challenge of fighting the RSS ideologically. Yes, yes. Full marks to Mr. Rahul Gandhi for that. But even I'm that, sorry, this is a very important point. आपने बताया कि क्यों बीजेपी जीत कर आ रही है। मैं एक बिंदु उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। हर जगह जाकर वो कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण करता है और जहां तक कि मेरी जानकारी है, आज तक किसी लीडर ने, शायद आपने किया हो लेकिन अखबार में नहीं आया, किसी कांग्रेस लीडर ने खुलेआम ये नहीं बताया कि वो जो आप तुष्टिकरण कहते हैं वो सहनशीलता है, वो सहानुभूति है, वो अपने अक़लियतों के तरफ सही व्यवहार रखना बहुत ही ज़रूरी है और कांग्रेस का बुनियाद है। मुझे लगता है मैं कुछ एक तरफा हूं, आप बिल्कुल केंद्र में हैं कि कांग्रेस में एक लीडर आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पूरी लीडरशिप को हिम्मत लेकर मुसलमानों के तरफ ये कहना चाहिए कि आपके हिफाजत के लिए, आपके हिफाज के लिए कांग्रेस ही मौजूद है। और राहुल गांधी से लेकर मुझ तक या कोई भी कार्यकर्ता हो, यही कहना चाहिए कि ये दुष्ट लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र चलाना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि ये सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, हमारे संविधान में ये लिखा है और ये हमारे खिलाफ करते नहीं है। आज भी देखिए कि नवराने के बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी इज एंटी नेशनल। ये हम कहने को तैयार नहीं है क्योंकि क्या जाने हिंदू नाराज हो जाएगा। अब हमें वही हिम्मत दिखानी चाहिए जो कि गांधी जी और साथ साथ पंडित जी ने दिखाया, कि ये कहते रहे कि आज़ादी का ये मतलब है कि हम अक़लियतों को बताएं तकसीम के बावजूद कि वो हमारे हैं, कि वो हमारे नज़दीक हैं, कि हम उनको कांग्रेस में शामिल करना चाहते हैं और कि हमारा दिल उन लोगों के साथ है। अब राजीव जी ने कहा, आई वॉन्ट टू कोट हिम, ही सेड इन पार्लियामेंट, एन इंडिया दैट इज सेक्युलर विल सर्वाइव एंड परहैप्स एन इंडिया दैट इज नॉट सेक्युलर डज नॉट डिजर्व टू सर्वाइव। ये जो भावना है, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और
and let me put it on record. As a chief minister for 10 years, there was not a single communal right when I was a chief minister. Ha, I endorse that. Number I two. was looking at you. Number one. Number two, I recollect your Ram Rahim Yatra, Huh. which is the need of the hour. That we, one second. You see, basically, I have said we don't want communal Hindu and communal Muslim both. आप ये हिंदी में बताइए. देखिए, बात यह है, इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिंदू, सांप्रदायिक हिंदू. धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक मानसिकता के हिंदू लीडर और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सांप्रदायिक मुस्लिम लीडर. आज क्या हो रहा है? आज देश में दो पॉलिटिकल पार्टीज को तरजीह मिल रही है, एक भाजपा, दूसरी एमआईएम, और ये दूसरों के दोनों आप देखिए इमर्ज हो रहे हैं. They are mirror images of each other. They are एक ने complementary. दूसरा को Absolutely. पैदा किया, दूसरे ने उसको You हवा are, you are लगाई, वो उसको absolutely, हवा लगाई. this is absolutely correct. Now, there is 4 days back, Kotdwara, in Very lovely. this young boy, Mohammed Deepak. Deepak Kumar, who said, I'm Muhammad Deepak. Wah. He sort of brought out the basic essence of Sanatana Dharma, Yeah. the basic essence of India, that we stand for United India. And he publicly came forward and defended an old Muslim trader Yeah. where these hoodlums of Bajrang Dal were harassing him. या वेरी. और मैं उनको मुबारकबाद दे रहा था. यही बात कांग्रेस को करनी चाहिए. लेकिन मेरे साथ होता क्या था, जब मैं ये बात कहता था तो भाजपा तो कहती थी, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स में से कहते थे ये मुस्लिम अपीसमेंट कर रहा है. हाँ, और हिंदू वोट नहीं मिलेगी, हिंदू वोट नहीं. अरे भाई क्या बात करते हो? आई एम अ डिवोट हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और मैं तो चैलेंज करता हूं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, तो मुझसे बेहतर हिंदू बता दो, मुझसे ज्यादा धार्मिक होना ही हिंदू. नहीं चाहिए. एक मिनट. हाँ. तो मैं वो व्यक्ति हूं जो कि हमेशा से, मुझे 1983 में मुझे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, जो इंदिरा जी से मुझे बड़े पूरी गुरु याद हैं, है. उनकी दीक्षा मैंने ली हुई 1983 से, और आज उनके 2 शिष्य जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जोशी मठ के और सदानंद जी अच्छा. द्वारका, दोनों मेरे गुरु भाई हैं. और मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, नर्मदा की पदयात्रा की है, नर्मदा परिक्रमा की, जो हमारे आस्था का प्रश्न. मैंने और अमृता ने पूरा, वी वॉक 6 महीने 10 दिन तक हम पैदल चले, पूरे नर्मदा के तट पर. दोनों तट पर. हाँ. अच्छा, दोनों तट पर. बिकॉज हमने जहां से शुरू करते हैं वहीं से क्लॉकवाइज पूरा करना पड़ता है. सो 3200 किलोमीटर हम चले. बताइए कौन सी भाजपा का और कौन से आरएसएस लीडर ने किया होगा. मेरा कहने का मतलब है, इस देश में हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हमें दृढ़ता से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खड़े होना पड़ेगा. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. तो ये जो है, इसने राम रहीम यात्रा का, मैं कहता हूं एक और राम रहीम यात्रा मनी हमको करना चाहिए. मैं एक चीज कहना चाहता हूं. एक आम कांग्रेस बैकबेंचर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर आता है और उनके स्वागत के लिए कौन खड़ा है? मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह. जब आप गए, लेकिन नहीं, अभी, you were my friend for 40 years. अच्छा, अभी वापस आज की दुनिया में आते हैं. अभी राहुल जी ने वो पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की, मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की. उन्होंने मूवमेंट जागृत करने के लिए अपना दम लगा दिया. लेकिन वो जमीन पे क्या हुआ? हम रहते हैं जंगपुरा में और पास ही है, मेरे ख्याल में 5 मिनट का पैदल रास्ता नहीं होगा, मथुरा रोड, जहाँ से राहुल जी ने जाना था. तो हम फॉलो करते हैं, तो हमें पता था. लेकिन पार्टी से एक बंदा नहीं आया, एक पैम्फलेट नहीं बांटी, न्यूज़पेपर वाले को दे दो, बांट देगा फॉर फ्री. कुछ नहीं. No ground work. This is where the organization That's failure what is I'm there. saying. But what then the impact of the yatra then, I mean, just fizzled out. और जो हमारे एमएलए नहीं, काउंसलर थे शायद उस इलाके के, और निजामुद्दीन और जंगपुरा के बीच में मथुरा रोड, वहाँ उन्होंने अपने पोस्टर लगा दिया अपने फोटो के साथ, और
बाद में कुछ फॉलो अप नहीं कि इसका ये फायदा हुआ नहीं हुआ, आप हमारी मूवमेंट को ज्वाइन करिए, अभी वो आगरे से ही जाएंगे, पास ही जाएंगे, आप हमारे साथ, कुछ नहीं, नॉट वन फोन कॉल, नॉट वन पैम्फलेट। ये क्या बात भाई वही मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने जो कहा था कांग्रेस को रिजुविनेट करने का क्या तरीका है, तो हमने संगठन सृजन का इसमें जो हुआ है, ये निर्णय हुआ है that the district Congress committee presidents will be appointed by the AICC and they will be the authority, sole authority to run the organization at the district level. लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने एक अनजान को मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया है और मूपनार के खास एक साथी को तंजावुर में, उत्तर तंजावुर में प्रेसिडेंट बनाया है। और मैं बात, और जहां आज के एमपी मुझसे कहती हैं कि जहां मैं जाता हूं आप ही का जिक्र होता है, क्यों? क्योंकि मैंने जातिवाद नहीं की, मैंने रिलीजियस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो लोग जानते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट हों, मुसलमान हों, ओबीसी हों, और जो चंद ब्राह्मण हैं 3 या 2%, वो मेरे खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये आदमी हर वर्ग से मिलता है लेकिन अपने ही वर्ग से नहीं मिलता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो एक नास्तिक हूं, और आप तो बहुत ही रिलीजियस है, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं अनास्तिक हूं। लेकिन गजब की बात है कि जो सुधार आप कांग्रेस में लाना चाहते हैं उसी सुधार को मैं लाना चाहता हूं। तो खुदा के नाम पर कृपया इसको माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी राइट्स को बेझिझक, वो कहें तुष्टीकरण, हम कहें सहनशीलता, बिल्कुल, और फिर आगे बढ़े। और आप देखेंगे हम 8 ही सीट पीछे थे बीजेपी के, हमारा इंडिया अलायंस, 10 और सीट हमें मिलते, 12 सीट नहीं मिलते। यदि हमने अलायंस को मजबूत किया गया, यदि हम अलायंस को प्राथमिकता दें और कांग्रेस संगठन को छोड़िए जो इलेक्शन के बीच में वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि यदि हमें कंसोलिडेशन के साथ 10-15 और सीट मिलते तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हमारे पास आते, बीजेपी के पास नहीं जाते, हमारी सरकार बन सकती थी। लेकिन तभी जबकि हम सुदृढ़ता के साथ गांधी का नाम लें, नेहरू का नाम लें, इंदिरा जी, राजीव का नाम लें, और ये बताएं कि कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहा है, और आज एक सांप्रदायिक सरकार केंद्र में बैठी है और उसका चुनौती हम करेंगे। हिंदू हमें वोट दे, मुसलमान हमें वोट दे, हम अपने सिद्धांतों पर सुदृढ़ रहेंगे। ये काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं, और यही मेरी लड़ाई एआईसीसी के कुछ वो वर्ग जो कि जिसको कि राहुल गांधी बीजेपी के स्लीपर सेल कहते हैं, वो स्लीपर सेल थे, अब गनीमत वो वहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी जिस दृढ़ता से आइडियोलॉजिकली हमको आरएसएस और बीजेपी से लड़ना चाहिए, उस प्रकार का आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जी जो होना चाहिए, उसमें कमी है। हालांकि वहाँ पर सचिन राव और मीनाक्षी नटराजन ये जय जगत के नाम से एक अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ का और उसमें। लेकिन बात यह है, इट्स अ लॉन्ग, मतलब प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर है। लेकिन बात वही है कि हमको निचले स्तर तक, जब तक हम लोग हर मोहल्ले में अपना संगठन नहीं बनाएंगे, अभी क्या है हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरा उसमें सोच दूसरा था, जो प्राइमरी यूनिट हमारा है वो पोलिंग बूथ है, जैसा कि आपने कहा। हाँ, आपने कहा। लेकिन अभी हमारी पार्टी ने ग्राम पंचायत को यूनिट बनाया है। अब ग्राम पंचायत जो है वो उसका डिलिमिटेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, एंड दे आर नेवर कोटर्मिनस विद द पोलिंग बूथ। तो फिर उन्होंने ग्राम पंचायत का हमारे इसमें तय हुआ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी हम लोग बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उसके माध्यम से हर मोहल्ले में हम अपनी कांग्रेस पार्टी का सब बनाएंगे, इन उसमें पंचायतों में भी और शहरों में नगर पालिका के वार्ड में, और उनके माध्यम से हम लोग कमेटी बनाकर उनको आज दिक्कत आ रही है फंड्स की।
बीजेपी के पास इतना पैसा हो गया, ना पैसा अनाप लूट शनाप। हो रहा है देश का। लूट, और अब उसको काउंटर कैसे करेंगे? आप अपनी आइडियोलॉजी से काउंटर करेंगे और कुछ नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आइडियोलॉजिकली उसको तैयार करने में समय लगता है, और उसको इस बात के लिए उस कमिटमेंट के साथ लाना है भाई, कि भाई। वो उसके अंदर खुद के पैसे भी इकट्ठा करे, चंदा भी ले और लड़ाई लड़े। भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी 2/3 जो इलेक्टोरेट है, जिसमें कि हिंदू बहुत शामिल है, कम से कम 60% वहां शामिल है, उन्होंने कभी न तो 2014 में, 2019 में और 2024 में मोदी जी और उनकी पार्टी को वोट दिया। अब उनको संगठित करके इंडिया ब्लॉक का थोड़ा बहुत प्रयास हुआ। आप संगठन को तैयार करते रहिए। मैं भी देखते आ रहा हूं 50-75 साल से कि हर लीडर यही कहता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। मेरा अनुरोध ये है, मेरी मांग ये है कि राहुल गांधी जी खुद अखिलेश से, जो तेजस्वी यादव है, ममता से, और इसके बावजूद कि वाईएसआर के बेटे जो हैं उनको खामे खाम एक तरफ किया गया है। तमिलनाडु में डीएमके से सही बात करके, केरल में लेफ्ट फ्रंट और यूनाइटेड यूडीएफ के बीच में वहाँ राज्य में चुनौती चले, लेकिन हमारे पार्टी के लीडरशिप के लेवल पर कम्युनिस्ट को हमें अपने पास रखा है, क्योंकि हमारी सरकार उसलिए बनी थी 2004 में, क्योंकि 63 कम्युनिस्ट जीत कर आए थे। अब जबकि सबूत हमारे सामने है, अलायंस के नेतृत्व के बारे में हम क्यों फिक्र करते हैं? मुझसे पूछा जाए, और कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि स्टालिन को बना दीजिए अलायंस की चीफ। क्यों? क्योंकि कामराज से कहा गया था 1964 में कि आप बन जाइए प्रधानमंत्री, और कामराज जो कि अंग्रेजी हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने जवाब दिया, मशहूर है तमिलनाडु में, नो इंग्लिश नो हिंदी आओ। अब स्टालिन भी इंग्लिश और हिंदी नहीं जानता है। उसका नेतृत्व और उसकी औकात द्राविड़ लोगों के बीच में ही है। अब उनको बना दिया, तो जबकि अलायंस जीतती है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। वो अलायंस के चीफ हों या नहीं, अंत में जाकर जबकि चुनाव के नतीजे निकलते हैं और हमें सरकार बनाना हो, तो हम हर पार्टी अलायंस के आगे होंगे। तो जीतने के बाद क्या होगा उसके बारे में फिक्र करने के बजाय आप जितवाने के लिए अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को इतना मजबूत कीजिएगा कि सारे जो लीडरान हैं वो एकजुट आ जाएं, जैसा कि जनता पार्टी आया। और मैं आपको 100% का आश्वासन देता हूं कि इंडिया अलायंस राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार संभालेगा। और उस समय मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री श्री दिग्विजय सिंह हो। मनी, देखो बात यह है, लास्ट वर्ड, To wind हाँ, up. last to wind up. Okay. So the point is, first of all, you've rightly said, आपने बिल्कुल सही कहा है, 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी got 31% vote. That's right. In 2019 they got 37. 1/3। हाँ. In 2024 they got 36. और 1/3। 1/3। मेरा ये कहना है कि 2/3 वोटर्स उनको वोट नहीं दिया। This is exactly what I'm saying. Yeah. That 2/3 of the people, electorate of India, they have not voted for BJP. Okay. Now, alliance. You see, Mamta, driven out by us, out of the Stupidly. Congress party. Sharad Pawar, driven out by us, of the Congress party. Jagan Reddy, driven out by us, by the Congress party. So these are the power centers which we could have retained had we not unnecessarily harassed these strong state leaders. What you need is a strong Congress state leadership has to be pampered, promoted,
and supported. In every state In except every state. just one thing, in every state except Tamil Nadu, where you need a humble president who See, I'm talking deals with I'm DMK. talking where Congress party is either one or Yeah, two. that's right. Okay. As far as Tamil Nadu is concerned, we need a pragmatic Congress leader Best word, pragmatic. who has a working relationship with DMK leader Stalin. Very good. Number one. Number two, the kind of statements which are coming out of the Congress party leaders, it is very discouraging, Very, very counterproductive. counterproductive. We have to accept the fact that we are riding their shoulders. Yeah, the junior Bilkul. partners. Forget junior partners. We are not on our legs. Yes. We are on their legs, sitting on their shoulders. Shoulder. So let us not unnecessarily harass them. That's right. That's We right. have That's to work right. together. Whether they have not taken us in the cabinet, it's not a new thing. हाँ, At least they are keeping BJP out. 60 साल से उन्होंने हमें नहीं दिया, तो आज के दिन कांग्रेस वाले क्यों आंदोलन चला रहे हैं मद्रास में? So, छोड़ो. Let's wind up. So now I think it is a great pleasure to be sitting with Bhabhi and you, two political entities in their own way. And Mani, I've got the greatest regard for you, your ideology, your ideological commitment. But to some extent, we both share this thing of speaking out rather too much. हाँ, very true. So you also had a problem, I also had a problem. So let us take a vow that we'll be very careful in whatever we say. ना, खुदा ने मुझको कंट्रोवर्शियल बनाया है, मैं खुदा के खिलाफ नहीं जाऊंगा. आप अपने को रिस्ट्रेन कीजिए, आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझको छोड़ दीजिए. नहीं, मैं हूँ. हम दोनों एक साथ रहेंगे. Okay. एक साथ Thank रहेंगे, you. एक साथ Thank काम you. करेंगे. Thank you. But this is the time to loudly proclaim what the Congress believes in and then inspire your Absolutely. workers to follow. I'm totally with you on this. Thank you. नमस्कार. जय कांग्रेस, जय हिंद. जय बापू, जय संविधान, जय लोकतंत्र, और जय पंडित जी. जय पंडित जवाहरलाल नेहरू. जय हिंदुस्तान और उसकी आवाम. ये we are Indians first. Absolutely. And Hindu Indians last. हम सब एक हैं और सबका मालिक एक है. एक है.